हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या। बेटा हमारा आज से समर्थ बैच स्टार्ट हुआ है। बेटा ध्यान रखिएगा, जैसा आपको बिल्कुल कन्वे किया गया है मैसेज, ये बैच समर्थ बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम कंप्लीट सारे टॉपिक बायोलॉजी के करेंगे। आपने बेटा पहले वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है सब चीज़ें कि हम कैसे कैसे इस चीज़ को करने वाले हैं। पूरा सिलेबस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए हम करेंगे बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखें बेटा, क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। बस हमें आपको समर्थ बनाना है नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। हम समर्थ हैं क्योंकि हम आपके नाम के आगे डॉक्टर लगवा सकते हैं। बस यू हैव टू फॉलो आवर गाइडेंस, और जिस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाएं वो चीज़ आपको क्लियरली मेंटेन रखनी है। बेटा ध्यान रखिएगा, ये हम आज जो शुरू कर रहे हैं, हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी आप 12th का पेपर दे के आए हैं, अभी अभी आपने नीट की तैयारी करी है। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो है बेटा, आप ध्यान रखिए एक सेकेंड, उसके रिगार्डिंग आप ध्यान रखिएगा कि क्या हम जो ये टॉपिक करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम? चैप्टर नंबर 1 12th क्लास का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है ना? हमारे सर आ गए थे अभी, बस हेलो करने उनके पास गए थे हम, हमारे फिजिक्स वाले सर, हमारे केमिस्ट्री वाले सर, शंकी भाई, हर्ष सर, हम सब मिलकर आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आप 2026 में आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे पेपर देते वक्त कि आपका सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। बेटा अब हम इसी चीज को आगे प्लान करते हुए कंटिन्यू करते हैं। बेटा हमारा चैप्टर 12th क्लास का पहला चैप्टर से मैंने स्टार्ट किया। 12th का इसलिए क्योंकि अभी अभी बहुत सारे बच्चों ने 12th किया होगा, ड्रॉपर बच्चों के लिए तो 11 12 सब बराबर ही हैं। तो हम अभी 12th के टच वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आपको सारा प्लान समझा दिया जाएगा कैसे कैसे। जैसे अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, तो हमारा ये जो चैप्टर है अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर हम अब इस वक्त इस चैप्टर के एक वीकली प्लान की बात करें कि बेटा हमारा वीकली प्लान क्या रहेगा इस चैप्टर को लेके, तो बेटा जो वीकली प्लान है हमारा वो क्या है? बेटा ध्यान रखें कि इस चैप्टर को अप्रोक्सीमेटली मैं 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। पहली बात तो ये है ना, ये 3 से 4 लेक्चर में हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे ही ये खत्म हो जाएगा बेटा, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पर असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? असाइनमेंट सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? असाइनमेंट सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चंस को करेंगे, उन क्वेश्चन में जहां भी जैसे कोई भी दिक्कत आएगी आप हमसे पूछेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चंस दोनों लेवल पर होंगे बेटा, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपके एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक जो रिलेटेबल एक्स्ट्रा होते हैं उनके बारे में भी होगा, क्योंकि अब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। अब ये लाइन अब आप भूल जाए बेटा, कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल पेपर आता है। हम बस कोशिश करेंगे और वो कोशिश करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, भरोसा रखना, भरोसा रखना। मैंने आपको वीडियो में भी पहले बताया था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स की आधी आप मेहनत कर लो और उसके डबल रिजल्ट ये देता है। 360 हमारा टारगेट है, उस 360 में से 360 आएंगे, 100% आएंगे बेटा। बस आप जिस तरीके से मैं बताऊं उस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते रहना। बेटा हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लेक्चर आपके 3 से 4 में खत्म करेंगे। ये चैप्टर असाइनमेंट आपको साथ के साथ जैसे ही चैप्टर खत्म होगा प्रोवाइड करेंगे, और बेटा इसके बाद फिर हम इसका माइनर टेस्ट रखेंगे। ठीक है ना? इस चैप्टर के अंदर इस वीक के अंदर जो हमारे ये लेक्चर आएंगे बेटा, ये लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, चैप्टर नंबर 1। कहानी समझ में आई बेटा? तो आपको साथ के साथ इन लेक्चर्स को देखना है, इनको चीज़ों को समझना है, और आप ध्यान दें मेरे बच्चे, वो ये कि जो भी क्वेरी आए, जो भी डाउट आए, साथ के साथ रिजॉल्व करना है, उसको पेंडिंग में नहीं डालना है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो बेटा आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का सबसे पहले चैप्टर इससे स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से, और वो है हमारा इस चैप्टर का मेल का पार्ट। बेटा पता है आपको हम इस चैप्टर में किससे डील कर रहे हैं? ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर बेटा किससे डील करता है? ये चैप्टर डील करता है आपके फ्लावर से।
तो ये जो चैप्टर है बेटा ये फ्लावर से डील करता है। तो इस चैप्टर में हम आज के लेक्चर में मेल से संबंधित जो कुछ भी होता है वो सब बताऊंगा। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी एनसीईआरटी की मैंने अभी, आप जैसे जैसे लेक्चर देखेंगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा एनसीईआरटी, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती है। उस एनसीईआरटी में किस लाइन पे क्या क्वेश्चन बनते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ में उनमें उससे रिलेटेड कुछ अभी आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे पहले से कुछ वर्ड लिखे हुए होंगे, हर एक स्लाइड में आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ वर्ड। बेटा वो वर्ड अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं, कुछ बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हैं, पर वो पेपर में पूछे जाते हैं, वो ऑप्शंस में लिखे होते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखे होते हैं। अब बेटा आपको पढ़ाने के लिए पूरी स्टडी के बाद कौन कौन से पूरे इवैल्यूएशन के बाद कौन सा वर्ड कौन सा क्वेश्चन का कहां से कैसे क्या आया था, एक सिंगल पॉइंट नहीं रहने दूंगा मैं, एक सिंगल पॉइंट। तो वो वर्ड कुछ पहले से लिखे होंगे बेटा, वो मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता लगे ये वर्ड कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। हमें इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हर स्लाइड में कहीं ना कहीं किसी एक स्लाइड में किसी दो में कुछ अलग से वर्ड लिखे हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या वर्ड है। समझ में आई बात? पहले से इसलिए लिख दिए गए ताकि वो कहीं स्किप ना हो जाए बेटा। मैं अपने बच्चों अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए एक सिंगल इतना सा भी 0.1% भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है बच्चे, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा फ्लावर से रिलेटेड है बेटा, सही है ना। तो इस फ्लावर से रिलेटेड में हम अगर बात करें तो बेटा सबसे पहले मेल के पार्ट की बात करें। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये क्या होता है आपका स्टेमन। आप सबको पता है बेटा कि अगर मैं एक फ्लावर को देखूं, अगर मैं एक फ्लावर को देखूं तो हम सबको पता है क्या है बेटा इस फ्लावर के अंदर, इस फ्लावर के अंदर ये पार्ट होते हैं बेटा। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो कली का छिलका होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेपल। जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पेटल। ऐसे ही बेटा ये मेल का पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेमन। जो हमारा आज का टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ भी होगा आज वो हम डिस्कस करेंगे। और बेटा ये फीमेल का पार्ट है जिसको बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। ठीक है बेटा, तो यहां से आपको कहानी समझ में आनी चाहिए बेटा। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा। क्या है हमारा, हमें समझना है इस पूरे चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर जो हम करने वाले हैं बेटा एक जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, हम इस चैप्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग मेल पार्ट, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक आधे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। हमारा एंथर, एंथर क्या होता है बेटा, एंथर क्या होता है देखो बेटा, साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं मेल के पार्ट को देखता हूं, ये जो मेल का पार्ट देखता हूं, इस मेल के पार्ट में ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्टेमन। इस स्टेमन में ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंथर। इसके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो ये पूरा आपका स्टेमन हो गया, इस स्टेमन के दो पार्ट हो गए, ऊपर वाला ये हमारा एंथर होता है, ये एंथर होता है, और नीचे वाला ये हमारा फिलामेंट होता है। ये नीचे वाला क्या होता है बेटा, फिलामेंट। इस एंथर के अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस तरीके से कुछ हमें चीजें नजर आएंगी। क्या है, यही तो हमें पढ़ना है, यही तो मतलब है कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथरम के बारे में हमें, एंथर के बारे में पता होना चाहिए क्या है एंथर, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर ये देखिए बेटा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसके अंदर ये गोल 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 पार्ट से नजर आ रहे हैं बेटा। ये जो गोल गोल पार्ट से दिख रहे हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं। अगर आपको ये कलर नहीं नजर आ रहा तो हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपका गोल सा पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यही बात है बेटा कि हमें पूरे एंथर के बारे में भी पढ़ना है, हमें इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में भी पढ़ना है। समझ में आई बात। हम इसके अंदर उसके टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सही है ना, पॉलन ग्रेन, ये सब पढ़ेंगे। ये हमारा आज की क्लास का टॉपिक है बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं। पॉलन ग्रेन्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कैसे हमें यूज करते हैं, किस फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, और क्या पॉलन ग्रेन हमें कोई एलर्जी क्रिएट करता है। इन सब टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बेटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है।
इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखते हुए और कंसंट्रेट होकर के बैठ जाएं, कॉपी किताब लेके बैठ जाएं बेटा। मैं लेक्चर्स में लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन बताऊंगा एनसीईआरटी का, जो उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ या लाइन से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा वर्ड पेपर में कभी भी आया हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, कोई डायग्राम है उसके बारे में बताएंगे। इन 3 चीज़ों पर हम मेनली फोकस करेंगे और यही इस साल नीट के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डायग्राम्स और कुछ टॉपिक बहुत हटके आए जिसकी वजह से दिमाग खराब हुआ बच्चों का। फिर भी कंपैरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री से कंपैरेटिवली इजी था चैप्टर, वो हमारा पेपर का पार्ट इजी था। तो बेटा हम शुरू करते हैं, ठीक है। हम शुरू करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन से। बेटा बात को ध्यान से समझें, प्लांट के बारे में बात आए और हम अगर बेटा हम पंचानन महेश्वरी जी के बारे में बात नहीं करें तो बेटा ये बहुत बड़ा पाप होगा, सही है ना। बॉटनी के केस में पंचानन महेश्वरी जी का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा योगदान, ठीक है ना। पंचानन महेश्वरी जो थे बेटा ध्यान रखिएगा, इनको हम फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के ऊपर पेज में चैप्टर के आगे हैं ये फोटो, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है बेटा। इनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ये जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियंस, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करा था बेटा, और ये एम्ब्रियो के स्टडी में हमारा आईवीएफ वगैरह भी इन्होंने ही जाके इंडिया के अंदर थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करी थी। और बेटा जो बात है वो तो ये है ही कि इन्होंने बॉटनी पर अपनी बहुत ही मजबूत पकड़ बता ली थी, बहुत मजबूत पकड़। बात समझ में आई। इनके ये जो थे ये बेटा आपके अमेरिका के एक टीचर थे, मिशनरी टीचर थे बेटा, डॉक्टर डब्ल्यू डचन। उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि इन्होंने भी पूरी तरीके से कोशिश करी कि मैं भी अपना नाम कमाऊं। उनको ये लगता था कि मेरे जो बच्चे हैं उनका नाम मेरे से आगे आना चाहिए। जैसे मेरे को लगता है, तुम्हारे भाई को ये लगता है कि मेरे स्टूडेंट जितना मेरे से आगे वाली पोस्ट पर पहुंचे। बेटा ये प्राउड मूवमेंट होता है, प्राउड मूवमेंट। तो इसी तरीके का उनको भी रहता था कि मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे रहने चाहिए, और वो पूरा 100% देते थे अपनी स्टडीज़ को कराने में, कलीग्स के साथ में, बाकी चीज़ों के साथ में। और किसी को भी ना वो लेट डाउन फील वाली चीज़ उनको फीलिंग नहीं आने देते थे। वो हमेशा उनको बूस्ट अप करते रहते थे, खुद भी बूस्ट अप होते थे और साथ में एक ग्रुप बनाते हुए चीज़ों को आगे करते थे। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने बॉटनी में, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बहुत ही सराहनीय काम करा बेटा। बॉटनी के केस में तो है ही बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने चीज़ें अच्छे से करी, रिसर्च सेंटर पे गए और इन्होंने अपना नाम एक बहुत ही सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। तो बेटा पंचानन महेश्वरी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बॉटनी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम करा, पर बॉटनी के साथ में ये आपके एम्ब्रियोलॉजी, इंडिया में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में इन्होंने स्टडी करी, आईवीएफ के बारे में इन्होंने चीज़ों की रिसर्चेस करी, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में जाके इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है बेटा। तो पंचानन महेश्वरी जी के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका फ्लावर से रिलेटेड है, ठीक है बेटा, प्लांट से। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं बेटा। आगे हमारी एनसीईआरटी जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। बात समझ में आई। फ्लावर बेटा क्या है? फ्लावर बात आपको समझनी है, ठीक है ना। फ्लावर क्या है? फ्लावर आपका पौधे का एक ऐसा पार्ट है, प्लांट का एक ऐसा पार्ट है, प्लांट का ये बेटा एक ऐसा पार्ट है जिसका एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू जिसकी होती है। बात समझ में आ रही है ना। फ्लावर क्या है भाई? फ्लावर को आप देखो, आपका मन उदास है, आपका इन फ्यूचर आपका पार्टनर है उदास है, आप फ्लावर, गुलाब का फ्लावर ला के दे दो, देखो अपने आप बिल्कुल खुश हो जाएगा। मन को खुश करने वाला, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस देने वाला, समझ में आई बात, मन के विचारों को एकदम पॉजिटिव रूप में चेंज करवा देने वाला, वो इंपॉर्टेंस ही रखता है। घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, सोसाइटी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, आप पूजा पाठ करना चाह रहे हैं और भी चीजें करना चाह रहे हैं, इसमें बेटा फ्लावर का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम पौधे का जो पार्ट इन सब वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो है हमारा फ्लावर। अब बेटा ये मैंने 2 नाम अलग से लिखे हैं, मैंने आपको बताया ना जो इससे रिलेटेड पता होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नाम ये अलग से हर एक स्लाइड में कहीं ना कहीं पे लिखे होंगे, कुछ ना कुछ स्लाइड में।
तो ये नाम कुछ हटके नाम है जो आपके एनसीईआरटी से हटके हैं, और बेटा ये वो नाम है जो आपके दिमाग में होने ही चाहिए, स्किप ना हो, इसलिए आपके लिए पहले से लिख दिया। इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए आपको कि ये नाम आपके इंपॉर्टेंट। कैमेरियस कौन था भाई? कैमेरियस, कैमेरेरियस नहीं, कैमेरियस बोलते हैं कुछ लोग वैसे प्रॉपर नाम इसका कैमेरेरियस था। बेटा कौन है ये बेटा वो साइंटिस्ट था जिसने क्या करा था बच्चे, ध्यान रखें, जिसने क्या करा था, जिसने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बेटा प्लांट की बात चल रही है, ये जानवरों की बात नहीं चल रही है, जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में फर्स्ट टाइम स्टडी करी थी, पहली बार उन्होंने पहली बार स्टडी करी थी। बेटा कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये नाम आपको पता होने चाहिए बेटा, जो जो बोर्ड पे लिखा हो, जो जो आपको यहाँ पे ये मिलेगा बेटा नोट्स, आपको पता ही है बेटा। आपको यूट्यूब पर हमें फॉलो करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है बेटा इस चीज़ को, और आप कमेंट में जब लिंक लिख कर भेजेंगे तो आपको पूरी की पूरी एक क्लास जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, सही है ना? तो आपको इस तरीके से चीज़ें करना है। जो भी दोस्त तुम्हारे ड्रॉप ईयर की तैयारी, ड्रॉप ईयर कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको इसके बारे में बताएं ताकि आपके और आपके दोस्तों का भला हो। पैसा एक भी नहीं लिया जाएगा और 100% कंटेंट दिया जाएगा, आप देखिएगा। बस आपको तैयार करना है, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, ध्यान रखना। बस मुझे 2026 में सिलेक्शन के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगा दिखना चाहिए, बस। समझ में आई बात नहीं आई? चलिए अब हम बात करते हैं एंथेसिस। एंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा क्या है, देखो एक आपका एक ना वर्ड होता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया, एक वर्ड होता है फ्लोरल प्राइमोर्डिया या प्राइमोडियम। तो फ्लोरल मतलब क्या होता है? फ्लोरल मतलब फ्लावर, और प्राइमोडियम का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइमोडियम का मतलब होता है अर्ली बर्ड स्टेज। ये बेटा फ्लावर का वो पार्ट है जो कली के रूप में बहुत इनिशियल स्टेज वाली जो चीज़ है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाली चीज़ है, उस रूप में होती है। यही आगे चल के फिर कली बनती है, और यही कली फिर आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये आपके बन जाता है फ्लावर। ये आपका क्या बन जाता है बेटा? फ्लावर। कहानी समझ में आई ना? तो ये जो आपकी कली थी, ये जो आपकी कली थी, इस कली का धीरे 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 ऐसे करके खिल जाना, ये जो कली थी इसका धीरे धीरे खिल जाना, इस बड वाली स्टेज का धीरे धीरे खिल जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? एंथेसिस। जिसमें आपकी जो फ्लोरल बड है, ये फ्लोरल बड ओपन अप होती है, और ओपन अप होके क्या हो जाती है बेटा? ओपन अप होके ये आपके फ्लावर का रूप ले लेती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एंथेसिस। ब्लॉसमिंग वर्ड भी यूज हो जाता है कई बार। ये दोनों ब्लॉसमिंग, कली का खिलना, और एंथेसिस, ये बस एक तरीके से इक्विवेलेंट मानते हैं, उसको नॉर्मल भाषा में मान लेते हैं, ये आपका टेक्निकल भाषा में वर्ड यूज हो जाता है। ठीक है बेटा? तो कहानी समझ में आई? आप ध्यान रखें ऐसा कैसे होता है। देखो एक सिंपल सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, वो ये है कि कली कैसे खिलती है ना। देखो प्रॉपरली तो देखो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ना, प्रॉपरली तो मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, टिपिकल सा मैकेनिज्म है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रॉस नॉलेज दे रहा हूँ बेटा, कि जैसे मान के चलिए कली है ना, इसमें पेटल वगैरह सब चिपके हुए। अब बेटा हुआ क्या? अब हुआ ये कि भाई सूरज भगवान है हमारे, उन्होंने क्या करा, उनकी सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, बात खत्म यार, सनलाइट पड़ रही है। अब यार सूरज की जो रोशनी है उसके अंदर हीट होगी ना, हीट देने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, पता है ना सबको? बहुत बढ़िया बेटा। तो अब वो क्या करते हैं, इस कली के अंदर एक केमिकल होता है बेटा जिसका नाम होता है फ्लोरिजन। ये हीट जो सूरज की जो रोशनी है, उस सूरज की रोशनी से कली के अंदर का फ्लोरिजन बेटा क्या होता है? एक्टिवेट होने लग जाता है, और एक्टिवेट होकर ये फ्लोरिजन क्या करता है? धीरे 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 क्या करेगा? उन पेटल्स को लूज कर देगा, और जब पेटल्स लूज हो जाएंगे तो उसी प्रोसेस को, उसी को हम क्या कहेंगे? कली का खिलना, ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर। समझ में आई बात? तो कली किस तरीके से खिलती है समझ में आई? बहुत एक जनरल सी, बहुत सिंपल भाषा में बात समझाइए। प्रॉपर माइक्रोस्कोपिकली वो तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, पर हमें सिंपल पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं ना, नीट में आता। ठीक है ना भाई? इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई फ्लावर कैसे खिलता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्लावर के लिए बेटा धूप की हीट से
फ्लोरिजन एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होकर वो पेटल्स को लूज कर देता है, उसी के लूज होने को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लॉसमिंग। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अभी अभी हमने बात करी बेटा क्या, कली के छिलके को हम कहते हैं सेपल, कलरफुल पार्ट को बोलते हैं पेटल, मेल का पोर्शन ये रहे, मेल का पोर्शन ये रहे, मेल के पोर्शन दिख रहे हैं, ये सब क्या हो गए आपके स्टेमेन, और फीमेल का पोर्शन ये बीच वाला हो गया जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कार्पल या पिस्टिल्स। तो अगर मैं इस फ्लावर को देखूं, अगर मैं फ्लावर को देखूं तो मुझे साफ साफ पता होना चाहिए कि ये जो बेटा फ्लावर है, इस फ्लावर को अगर हम देख रहे हैं तो इसके पार्ट्स कितने हैं, है ना, अपेंडेजेस मतलब बेटा पार्ट्स। तो फ्लावर के पार्ट कितने हो गए बेटा, 4। कौन कौन से, एक हो गया बेटा सेपल, एक हो गया बेटा पेटल, एक कलरफुल मतलब ये कलरफुल पार्ट तो आपका पेटल हो गया, ये मेल का पार्ट हो गया बेटा स्टेमेन, और फीमेल का पार्ट हो गया बेटा कार्पल या पिस्टिल। ठीक है ना, ये जो पार्ट होते हैं इन पार्ट के लिए वर्ड यूज होता है बेटा अपेंडेजेस, सही ना। कली का यार एक छिलका है, कली का छिलका है ये हमारा इस तरीके, तो कली का छिलका सेपल कहलाएगा, फूल का कलरफुल पार्ट पेटल कहलाएगा, मेल का पोर्शन आपका स्टेमन कहलाएगा, और फीमेल का पार्ट आपका कार्पल या पिस्टिल कहलाएगा। अब बेटा वर्ड आता है वर्ल्स के बारे में। वर्ल्स क्या होता है बेटा, वर्ल्स का मतलब हो गया ग्रुप्स। वर्ल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रुप्स। ये जो वर्ल्स है, अगर मैं वर्ल्स के बारे में बताऊं तो जो सेपल है भाई, एक कली, एक फूल आपके पास है, वो एक फूल है, पर ऐसे कई सारे फूल अगर आके इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हम गुलदस्ता, बुके। एक स्टूडेंट है पर बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, क्लास। समझ में बात, जब कभी ग्रुप आ जाते हैं तो ऐसा नहीं एस या ई एस प्लूरल फॉर्म लगा देते हैं इंग्लिश वाली, ऐसा नहीं है, कभी कभार उनके ग्रुप के लिए एक अलग से ही वर्ड यूज होता। वो जो अलग से वर्ड यूज हम करते हैं उसी के रिगार्डिंग बात बताऊं तो बेटा कलरफुल पार्ट को हमने क्या, ये अकेली कली के छिलके को हमने क्या करा, सेपल, पर यही बेटा जब पूरा ग्रुप सा बना देता है, कई सारे सेपल्स हो जाए यहाँ पे, तो बेटा इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है बेटा, कैलिक्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहेंगे बेटा हम, कैलिक्स। ऐसे बेटा ये कलरफुल पार्ट है आपका पेटल्स, तो ऐसे बेटा ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे बच्चे, कोरोला। एक अकेला आपका स्टेमेन था, पर ऐसे कई सारे स्टेमेन अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एंड्रोशियम। ए से आदमी, आदमी मतलब मेल, तो ये ए से हो गया मेल वाला, समझ मारी बात नहीं है, एंड्रोशियम। ऐसे ही बेटा ग्रुप ऑफ ये कई सारे आपके फीमेल का पोर्शन है बेटा, जी से गर्ल, तो ये जो ग्रुप ऑफ गर्ल वाला पार्ट है, गर्ल मतलब कार्पल वाला पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, गाइनोशियम। तो ये टर्म्स समझ में आ गए मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% देना है आपका फ्री का, समझ के ये मत समझना इसकी वैल्यू बिल्कुल खराब कर दो, ध्यान रखना बेटा। अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से हमारे पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, तो ही हमारी चीज़ों को सब्सक्राइब करते हुए काम करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा, क्लियर कट, सही है। चलिए आगे बात करें। अब आप अपनी एनसीईआरटी को देखोगे तो बेटा एनसीईआरटी के अंदर इसी फ्लावर को लेके एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, फ्लोरिकल्चर, है ना। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के बारे में इस पैराग्राफ में साफ साफ दिखाया हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है ना, जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाए, क्लियर है ना। यानी कि अगर हम बात करें तो जहां पर फूल देखने में हमारा है उसके अंदर मेल के फीमेल के पार्ट हो जो आपस में मिलकर बच्चे पैदा करें, ठीक है ना, ये आपको पता है, ये तो हम नॉर्मल पढ़ ही चुके हैं। हाँ, यहाँ पे वर्ड फ्लोरिकल्चर आ रहा है, तो मैंने फ्लोरिकल्चर के रिगार्डिंग 3 वर्ड लिखे हैं बेटा। एक वर्ड लिखा है आपका फ्लोरिकल्चर, जो इसमें बुक में दे रखा है। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, किस चीज का बेटा, ऑफ फ्लावर। समझ रहे हो बच्चे, ठीक है ना। अगर हम फूल को उगा रहे हैं तो उसको उगाने को हम क्या कहेंगे बेटा, फ्लोरिकल्चर। दूसरी बात आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ बेटा प्लांट। देखो यार, एक तरीके से ये एक जैसे ही पार है, ये ना एक दूसरे को नाम है, लगभग सिमिलर चीजों के लिए ले लेते, कभी कोई ये नाम ले लेता है, कभी वो नाम लेता है, पर फिर भी इसमें मामूली सा अंतर होता है। वो ये है बेटा कि एग्रीकल्चर का मतलब भी है आपका कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, पौधों का उगाना, वो पौधे उग रहे वो हॉर्टिकल्चर भी कहलाएगा, वो एग्रीकल्चर भी कहलाएगा। अगर ये पौधे फ्लावर वाले पौधे हैं तो इसको फ्लोरिकल्चर कह देंगे।
दोनों में अंतर क्या है यार? एग्रीकल्चर मतलब फसल, फसल कौन सी? जो हम खा रहे हैं। तो जो भी आपके ईटेबल प्लांट हैं जिनको हम खाते हैं, आम भाषा में जिसको हम फसल कहते हैं, खाने वाले, तो वो अगर उगा रहे हैं तो क्लियरली ये है कि वो एग्रीकल्चर कहलाएगा। और जो नॉन ईटेबल हैं ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई भी दिक्कत वाली बात किसी को? क्लियर है? सारे वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, हर एक में कौन सी चीज बुक में है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे रिलेटेड बाकी वर्ड्स भी बता रहा हूं। आप अपने दिमाग में छाप लो, जितनी स्लाइड्स में लिखा हो बेटा सब दिमाग में रखना, ठीक है बेटा? आगे बात करते हैं बेटा। यह आपके एनसीईआरटी का नेक्स्ट पैराग्राफ है जो साफ साफ ये बताता है कि हमारे फ्लावर में क्या होता है। हमारे फ्लावर में फ्लोरल प्राइमोडियम, अभी अभी बताया था बेटा, फ्लोरल प्राइमोडियम का क्या मतलब होता है? फ्लोरल प्राइमोडियम मैंने बताया था, वो जो इनिशियल स्टेज होती है जो आगे चल के बड रूप को लेगी, फिर बड आगे चल के खिलेगा, खिलने के बाद फ्लावर बन जाएगा। वो जो फ्लावर का इनिशियल पार्ट है उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। क्यों वो चेंजेस करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सनलाइट आ रही है, फ्लोरिजन एक्टिवेट हो रहा है, और भी काम हो रही है। सब क्या ये हार्मोन्स ही तो हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटी और हार्मोन्स की एक्टिविटी की वजह से फूल खिलता है। और यही तो ये कहता है बेटा, हार्मोन्स होते हैं जो उसके अंदर चेंजेस लाते हैं, और उस चेंजेस की वजह से वो आगे चल के फूल खिलता है। एक फूल से कई सारे फूल खिलेंगे तो उसको हम इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। बात समझ में है ना? तो ये पैराग्राफ साफ साफ एक ही चीज बोल रहा है कि फ्लोरल प्राइमोडिया है, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, हार्मोनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी बनेगी, फिर वो खिलेगा, उसके अंदर मेल फीमेल के पार्ट होंगे, रिप्रोडक्शन वो करवाएंगे और आगे की जनरेशन को कैरी ऑन करवाएंगे। कहानी समझ में आई? वर्ड फ्लोरल प्राइमोडिया मैं बताना चाह रहा था, सबको समझ में आ गया बेटा फ्लोरल प्राइमोडिया क्या है? बहुत बढ़िया। एंड्रोशियम क्या होता है? गाइनोशियम क्या होता है? कैलिक्स क्या होता है? कोरोला क्या होता है? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेपल के ग्रुप को कहेंगे कैलिक्स, पेटल के ग्रुप को कहेंगे कोरोला, स्टेमेन के ग्रुप को कहेंगे एंड्रोशियम, और कार्पल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे बेटा? गायनोशियम। अभी अभी बात करिए। पैराग्राफ सबको क्लियर मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए आगे। अब बेटा हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है ना? थोड़ा सा समझना है हमको। देखिए अब ये क्या है, ये स्लाइड क्या कह रही है, इसको थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो ऐसे समझ लो आप थोड़ा ढंग से कि यार ये हमारा इस तरीके का पार्ट था, है ना? ये हमारा इस तरीके का पार्ट था जिसको हमने स्टेमन कहा। बेटा ध्यान से समझना है ना, इस स्टेमन का, इस स्टेमन के इस ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम एंथर, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये दो पार्ट हो गए। अब ये जो एंथर हमें दिख रहा है ऐसा बेसिकली कैसा होता है? जैसे दो उंगली है, दो के बाद दो पीछे उंगली, अगर मैं ऐसे देखो तो ऐसे खिला हुआ ये इस तरीके से चार पार्ट दिख रहे हैं ना, आगे से दो पर एक्चुअल में तो ये चार पार्ट है ना। ऐसे ही आप समझो बेटा कि ये जो आपका एंथर होता है ये इस तरीके का होता है, ऐसे आगे दो पीछे भी दो। अगर अगर मेरे बच्चे मैं इसको यहां बीच में से काट दूं, समझ रहे हो आप? अगर मैं इसको यहां बीच में से काट दूं, मान लो मैंने सही से काट दिया, ठीक है बेटा, और काटने के बाद इसको ऊपर से देख रहा हूं, हेलीकॉप्टर व्यू, हेलीकॉप्टर व्यू मतलब ऊपर से देख रहे हो बेटा। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखने की कोशिश करता हूं तो बेटा ये मुझे कैसा दिखाई देगा? ये मुझे ऐसा दिखाई देगा, मैं ऊपर से देख रहा हूं बेटा, है ना? ये पोर्शन क्या हो गया बेटा? ये इतना पोर्शन हो गया हमारा एंथर, एंथर, ठीक है बेटा? ये हमारा ऊपर का पोर्शन एंथर, ये नीचे वाला क्या है बेटा? ये हमारा फिलामेंट है। तो बेटा एक जनरल एंजियोस्पर्म है ना, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर है बेटा एंजियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म फ्लावर। एंजियोस्पर्म समझते हो ना बेटा क्या होता है? जो भी फ्लावर के जो बीज होते हैं उनके ऊपर छिलके हों, तो कोई भी ऐसा पौधा जिसके अंदर बीज पाए जाए और बीज के ऊपर छिलके होते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एक नॉर्मल एंजियोस्पर्म पौधे का ये जो डायग्राम है इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर बेटा हमें क्या नजर आता है? इसके अंदर हमें ये नजर आता है कि इसके अंदर हमें इस तरीके से गोल गोल ऐसे ना ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ये गोल गोल, ये जो बेटा गोल गोल स्ट्रक्चर है इनके लिए वर्ड यूज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम।
इसको हम बोलते हैं बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा पार्ट अंदर से अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियर कट ये ऐसे करके दो पार्ट में नजर आएगा बेटा। तो मैं एक एंथर को एक और एक दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये जो दो पार्ट हैं बेटा, इनके लिए वर्ड क्या यूज होता है बेटा? लोब। इनके लिए वर्ड यूज होता है बेटा लोब। कहानी समझ में आई? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एंथर है, इस एंथर के अंदर लोब कितने होंगे बेटा? तो दो। एक एंथर है, इसके अंदर अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूं, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये, तो एक के अंदर कितने होंगे बेटा? ये हो गया 4। समझ में आई बात नहीं आई? 4। बेटा ये जो दिख रही है ये बाउंड्री, ये बाउंड्री दिख रही है, ये दीवार, ये दीवार के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? थीका। तो अगर मैं एक एंथर के अंदर, ये एंथर की बात चल रही है, ये एंथर की बात चल रही है बेटा, एक एंथर में अगर हम थीका देखें तो कितनी होगी बेटा? थीका हो गई 4। कैसे? एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक, एक यहां से लेके यहां तक। समझ में आई बात? चीजें क्लियर है आपको? तो ये एंथर हमारा जो है ये इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इसको बताऊं आगे तो बेटा आप समझे, इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करना चाहे तो दो लोब है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा बेटा? बाइलोब्ड। 4 स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 4 मतलब टेट्रा स्पोरेंजिएट। 4 थीका है तो वर्ड क्या यूज हो जाएगा? टेट्राथीकस। ये किसके लिए वर्ड यूज थे बेटा? अगर मैं एंथर को लेके बात करूं, एंथर। अच्छा अगर मैं इसके लोब की बात करूं, अगर मैं लोब की बात करूं, लोब, तो एक लोब में अगर मैं बात करूं, एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं? आप खुद देखो, एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं? तो बेटा 2। और एक लोब के अंदर अगर मैं थीका की बात करूं तो थीका भी कितनी हो गई? ये बाउंड्री कितनी हो गई? 2। तो 2 है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? बाइस्पोरेंजिएट। और थीका 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसके लिए वर्ड यूज होगा डायथीकस। ठीक है बेटा, डायथीकस। कोई प्रॉब्लम? तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मुझे बताने थे, तो सबको कहानी समझ में आ गई? कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? तो एक आपके एंथर के अंदर 2 लोब हो गए, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई, और ये 2 थीका हो गए। लोब की एंथर की बात है तो पूरे को कर दो बेटा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गए 4, और ये भी हो गए आपके थीका 4। तो यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, यही बात तो लिखी हुई है कि ये बाई लोब्ड होता है। हर लोब जो होती है, हर लोब जो होती है, ईच लोब हैव 2 थीका, ये साफ साफ दिखाई दे रही है बेटा। इसके अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे हम तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जो कॉर्नर पे होते हैं, और हर लोब के अंदर कितने होते हैं बेटा? ये 2। हर एक लोब के अंदर कितने होते हैं बेटा? ये 2। ये आपके 2 ऐसे डिवाइड करते, देखो 2 पार्ट में नजर आ रहे हैं आपके, तो बाइलोब्ड हो गए, हर एक के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। बात आती है यार, ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम वो जगह है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। हम कहते हैं ना एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं, तो बेटा एंथर में कहाँ? एंथर के अंदर लोब, लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं ये। तो कुल मिला के अगर हम पूरे अंतर को देखें तो इस तरीके से उसको लेफ्ट और राइट में एक इमेजिनरी लाइन के द्वारा डिवाइड करके हम 2 लोब्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहानी सबको समझ में आई बेटा? तो सबको क्लियर हो गया? अब देखो होता क्या है, आपकी एनसीईआरटी साफ साफ कहती है ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यही आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलन सैक में। बेटा देखो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको समझाऊं तो, एक्चुअल में ये होता है बेटा, जैसे ऐसे मान लो कि ये आपका ये ऐसे एंथर है जो हम ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या हुआ बेटा? पहले ये आपका क्या हुआ? ये माइक्रोस्पोरेंजियम अंदर था। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा? अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम पहले ऐसे करके डेवलप होता रहेगा, अंदर ही अंदर पूरी जितनी लंबाई है ना उसी में डेवलप हो जाएगा, पूरी अलोंग द लेंथ ऑफ ये लोब पूरा ट्रेवल करेगा, और अंदर पूरे के अंदर आपके पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन बनते चले जाएंगे। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? ये जो पार्ट है, जो अंदर की तरफ पार्ट है, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये पॉलन सैक में।
पॉलन ग्रेन्स को अंदर रखने के लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर जो अलोंग द लेंथ ऑफ आपके लोब्स चलता है, वो आपका जो कहलाता है वो क्या है आपका, वो है आपका पॉलन सैक, जो पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन से पैक हो जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? बहुत ही बढ़िया बच्चे। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो बेटा आप समझो जरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आपके पॉलन ग्रेन की आपने डेवलपमेंट यहां पर देखने की कोशिश करी, आपने देखा होगा बेटा कि यहां पर ये इस तरीके से ये देखो लेयर्स बाय लेयर। अभी हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये मल्टीपल लेयर्स में ग्रो हो रहा है। तो कुछ स्टार्टिंग स्टेज में मैं आपको बताऊं तो देखो होता क्या है, स्टार्टिंग स्टेज की अगर मैं बात करूं देखो होता ये है आपके कि ना आपके जो मेल का पार्ट है यानी कि जो आपका ये एंथर है, इस एंथर के अंदर होता है बेटा आर्चीस्पोरियम। आर्चीस्पोरियम क्या होता है बेटा? आर्चीस्पोरियम वो है जो इन फ्यूचर का मतलब आगे क्या करेगा बेटा? गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब क्या हो गया कि जो मदर सेल को बनाएगा। क्योंकि हम मेल की पार्ट कर रहे हैं, मेल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेल की मदर सेल का नाम क्या हो गया बेटा? पॉलन मदर सेल। मेल की सेल का नाम हो गया बेटा पॉलन मदर सेल। कहानी समझ में आई? कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, बात को समझो आप कि ये जो आपके स्टार्टिंग में देखो मैंने नाम ये पहले से लिख दिए, इसका मतलब ये एनसीईआरटी में ऐसा डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है, पर पेपर में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, तो बेटा ये आपको आना चाहिए। हर एक पहलू डिस्कस कर लूंगा मैं, हर एक पहलू, ध्यान रखना इस बात को बेटा, सही है ना? क्या खेल हुआ, खेल को समझो आप। आर्ची स्पोरियल सेल्स ने क्या करा बेटा? मदर सेल को बनाया। मदर सेल से पॉलन ग्रेन बने। कहां बने? माइक्रोस्पोरेंजियम में। और जब पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट हो रही थी उस स्टेमन के अंदर, तो ये बेटा मल्टीपल लेयर्स के अंदर हो रही थी। मल्टीपल लेयर्स फॉर्म्ड बाय मल्टीपल सेल्स। बेटा मल्टीपल लेयर्स दिख रही है ना ये आपको? तो जब मल्टीपल लेयर्स बनने लग जाए बेटा, उस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? यू स्पोरेंजिएट। तो ऐसी आपकी डेवलपमेंट जिसके अंदर क्या होता है बेटा? मल्टीपल लेयर फॉर्म होए बाय मल्टीपल मास ऑफ सेल। कई सारी सेल्स कई सारी लेयर्स को बनाते हैं, बात खत्म। इस तरीके की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। समझ में आई बात? दूसरा आता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, जिसमें क्या होगा बेटा? मल्टीपल लेयर्स तो बनेंगी, हाँ कभी कभार ही सिंगल लेयर भी होती है, कभी कभार, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये मल्टीपल लेयर्स होते हैं आपके। ये जो मल्टीपल लेयर्स होते हैं बेटा, अगर हम बात करें तो ये आपके किसके द्वारा बनती है बेटा? बाय सिंगल सेल। एक सेल ही आगे चल के डेवलप करेगी और वही आपके लेयर को कैसे कैसे करेगी वो जैसा टॉपिक आएगा हम डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हमें वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो वर्ड समझ में आ गया। ये वो सेल्स हैं जो मदर सेल को डेवलप करेगी, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू को, स्पोर्स को बनाने में डेवलप करेगी बेटा, जो आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएंगे। मल्टीपल लेयर्स बाय मल्टीपल सेल, तो यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, और मल्टीपल लेयर्स बाय सिंगल सेल्स के, तो इसको बोलते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। बेटा लेयर कितनी होती हैं? लेयर होती हैं 4। अभी बात करेंगे हम, अभी मैं डायग्राम समझाऊंगा आपको। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपटम। बात समझ में आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। याद आ रहा है ना हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो इसके अंदर जो लेयर है बेटा, वो लेयर कितनी है आपकी? वो लेयर है आपकी 4। समझ में आई बात? ठीक है बेटा। तो अब जरा हम इसको अगर समझे तो बेटा देखो खेल क्या है, देखो लेयर कितनी हो गई बेटा? लेयर हो गई आपकी 4। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या हो गया? सबसे बाहर वाली लेयर का नाम हो गया ये एपिडर्मिस। ये लेयर का नाम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर अगर हम जाए, ये बाहर वाली लेयर हो गई, इसके अंदर अगर हम जाए तो ये नाम क्या हो गया बेटा? ये हो गया एंडोथीशियम। उसके अंदर बेटा, उसके अंदर क्या होता है? लगभग लगभग आपके 2 से 3 लेयर के अंदर बेटा ये प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर इज नॉट अ सिंगल लेयर।
मिडल लेयर सिंगल लेयर नहीं है, 2 से 3 लेयर्स होती हैं, उनको मिला के हम ये बोलते हैं, आपका ये कहलाता है आपका मिडल लेयर। और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे अंदर वाली ये प्रेजेंट होती है बेटा टेपटम। स्पोरोजिनस टिश्यू मैंने आपको बताया बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू ऐसे मान के चलो ये मदर सेल है, पॉलन मदर सेल एक प्रकार की, जो कि आगे चल के आपके अब पॉलन ग्रेन को बनाएगी। समझिए ना, किससे बनी होगी ये, आर्ची स्पोरिल सेल, अभी बताया था ना आपको, ठीक है ना, ये वाली बात बताई थी, भूलना नहीं है मेरे बच्चे, आर्ची स्पोरियम सेल, सही ना, इससे बनती है आपके स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब मदर सेल। ये बेसिकली आर्ची वर्ड ना, बेसिकली जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड होता है बेटा, और पैदा करने का काम किसका होता है, फीमेल का ही तो होता है, तो ये वहीं से शुरुआत होती है बेटा। चीजें समझ में आ गई बेटा। चलिए, तो यहां तक कहानी सबको समझ में आई बेटा, मैंने क्या समझाने की कोशिश करी। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने आपको 4 लेयर समझाई बेटा, 4 लेयर्स बताई आपको, ठीक है ना। सबसे बाहर की जो लेयर थी बेटा, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका एपिडर्मिस। इसका नाम क्या था बेटा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद अगर हम देखें तो बेटा हमने क्या देखा, एपिडर्मिस के बाद एक लेयर आती है बेटा, लेयर का नाम क्या होता है बेटा, एंडोथीशियम। फिर मैंने आपको बताया बेटा 2 से 3 लेयर होती हैं, 2 से 3 लेयर होती हैं आपकी, और इन 2 से 3 लेयर को मिला के अपन लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, मिडल लेयर। क्या कहते हैं बच्चे, मिडल लेयर। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे अंदर बेटा, सबसे अंदर होता है बेटा टेपटम, सही ना। तो आपकी एनसीईआरटी ये कहती है। हाँ, अब इस एनसीईआरटी से थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पहलू पे बात कर रहे हैं अब हम। तो बेटा जरा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एपिडर्मिस आप सबको पता है बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर है, और बेटा ये कैसी होती है, थिन, पतली सी लेयर होती है बेटा, समझ में आई बात। एंडोथीशियम जो लेयर होती है बेटा, ये कैसी होती है, फाइबरस, ये होती है बेटा फाइबरस। अच्छा लिखा भी हुआ है फाइबरस लेयर। अब बेटा फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर का काम होता है इस तरीके से चीजें, अगर फाइबर कहीं ना कहीं रहेगी प्रेजेंट तो वो क्या करती है भाई, आपकी जो छत है उसमें लंबे लंबे फाइबर डालते हैं। लंबे लंबे फाइबर का मतलब सरिया, तो लंबे लंबे फाइबर का ही तो एक तरीके से स्ट्रक्चर मान लो आप। तो लेकिन वो होते क्या है बेटा, सरिया। तो हमें छत तो सीमेंट का बनती है ना, हमने उसमें फाइबर क्यों डाला, हमने फाइबर का मतलब हमने उसमें सरिया क्यों डाली, सिर्फ सीमेंट रोड ही डालते, मजबूती तो वैसे भी जाती बेटा, ये होल्ड करने का काम करती है, इससे स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, और कई गुना ज्यादा जब बढ़ जाती है बेटा, तो वो काम कौन, फाइबरस वाला, यानी ये स्ट्रेंथ देने का काम करता है। मिडल लेयर भी 2 से 3 लेयर में होती है बेटा, ये भी क्या करेगा, उसको बेटा स्ट्रेंथ यानी सपोर्ट देने का काम करता है। समझ में आई बात। अंदर रहती है आपकी टेपटम। अब मुझे जो इसमें समझाना है बेटा, बात को समझो ध्यान से। एपिडर्मिस की हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है हर सेल में। पर बेटा इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्यों ज्यादा हो गए बेटा, इसलिए ज्यादा हो गए क्योंकि जो एक न्यूक्लियस था, इसके अंदर केवल न्यूक्लियस ही, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ बेटा, डिवीजन। डिवीजन का नाम क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और वो न्यूक्लियस जो है वो एक से बन गए दो, ऐसे दो से बन जाएंगे तीन, चार, जो भी है। तो ये क्या करते हैं बेटा, एंडोमाइटोसिस, यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहे। क्रोमोसोम नंबर सेम रहने का मतलब माइटोसिस। केवल और केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसलिए कैरियोकाइनेसिस इस वर्ड को बोलते हैं। सबको समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है बेटा, चीजें क्लियर है आपको, ठीक है ना। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझो बेटा। अगर हम देखें तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। अगर मैं इसको समझाऊं बेटा, तो आप ऐसे समझो कि ये जो अंदर वाली लेयर है बेटा, इसके अंदर 2 प्रकार की सेल होती है, 2 प्रकार की सेल्स, ठीक है ना। 2 सेल मतलब 2 लेयर होती है बेटा। ये जो आपकी लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम अमीबॉइड लेयर या अमीबॉइड सेल की लेयर, ठीक है ना। कहानी समझ में आई ना। और बेटा ऐसे ही आपकी अंदर भी होती है लेयर, पूरे को मिला के हम टेपटम कहेंगे। समझाने के लिए बता रहा हूं, स्ट्रक्चर में तो थोड़ा वेरिएशन होता है, तो आपके लेवल पे समझाने के लिए बता रहा हूं कि 2 अलग अलग प्रकार की हो गई। ये जो अंदर वाली है, इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, इसका नाम दिया गया, ये हो गया सिक्रीटरी सेल की लेयर।
तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें दो हो गए, एक अमीबॉयड हो गया बेटा, एक हो गया सिक्रेटरी। अमीबॉयड का क्या काम हो गया, मोटे तौर पे आपका क्या काम हो गया, इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देना है, जो अंदर आपका पॉलन ग्रेन हो रहा है। समझ में आई बात नहीं आई। और जो दूसरी लेयर बेटा वो है सिक्रेटरी की। अब सिक्रेटरी लेयर क्या काम करेगी, सिक्रेटरी लेयर सिक्रीशन करेगी। मेरी बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो ऐसा समझो, लेयर्स कितनी होती हैं बेटा, 4। बाहर वाली का नाम एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेपटम। सब सिंगल सिंगल लेयर होती है। मिडल लेयर 2 से 3 लेयर के अंदर होती है। बात समझे, ये 2 से 3 लेयर के बाद में होती है। इनको मिला के हम मिडल लेयर कहते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा तो क्या है आपका, क्या क्या बताया मैंने आपको बेटा, एपिडर्मिस बताया, एंडोथीशियम बताया, मिडल लेयर बताया, और क्या बताया आपका, टेपटम। बेटा ये तीनों क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। बेटा जो एंथर लगा हुआ है, हो सकता है उसे धूप में रहना पड़े, हो सकता है लगातार बारिश में रहना पड़े, तो वो तो गल जाएगा, वो गल जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। वो गले नहीं, वो खराब ना हो, इसके लिए क्या होता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड देने के लिए बाहर की 3 लेयर उसको मजबूती देती हैं, कहीं वो खराब ना हो जाए। उसके बाद बेटा टेपटम, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि टेपटम न्यूट्रिशन देता है। समझ में आई बात नहीं है, टेपटम क्या देता है बेटा, न्यूट्रिशन। बेटा आप समझो ना, यहाँ पे अंदर आपके पॉलन ग्रेन है तो अंदर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, पर कौन देगा आपका, अमीबॉयड सेल्स। कहानी समझ में आई ना, तो न्यूट्रिशन मिलेगा, पर न्यूट्रिशन के अलावा भी तो काम होता है, ये अमीबॉयड सेल काम करेंगी बेटा, सिक्रीटरी सेल्स भी तो हैं, सिक्रीटरी सेल्स भी तो है। सिक्रीटरी सेल मतलब अमीबॉयड सेल्स। ये सिक्रीटरी सेल और सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर सेल बेटा, अमीबॉयड नहीं, ग्लैंडुलर। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, अगर हम बात करें, इनका भी तो कुछ काम होगा। तो बेटा बहुत ध्यान से समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा टेपटम का क्या काम होता है, टेपटम का काम, पहला काम न्यूट्रिशन। कौन देगा, अभी अभी बताया, अमीबॉयड सेल्स। बेटा अब इसके अलावा क्या काम होता है, क्योंकि एनसीईआरटी तो केवल यही कहती है, पर बेटा केवल एनसीईआरटी तो नहीं करनी है, 100% तैयारी होनी चाहिए। तो बेटा समझो क्या होता है, टेपटम क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनो। टेपटम का पहला काम क्या होता है, टेपटम के अंदर होते हैं बेटा, ये सिक्रीट करते हैं यूबीज ग्रैन्यूल्स। ये यूबीज ग्रैन्यूल को बनाने में हेल्प करते हैं बेटा, इसी से बनते हैं। और इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि ये सिक्रीट करते हैं किसको बेटा, स्पोरोपोलेनिन। कुछ याद आ रहा है, स्पोरोपोलिन क्या था, स्पोरोपोलिन क्या था बेटा, ये वो था जो फॉर्म कर रहा है, जो बना रहा है किसको बेटा, एक्साइन लेयर को। जो किसको बना रहा है मेरे बच्चे, एक्साइन लेयर को। और एक्साइन लेयर क्या थी, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर, पता है ना, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये आपकी जो पॉलन ग्रेन है, उस पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को बनाता है। तो अगर टेपटम नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर ही नहीं बनेगी, यानी एक्साइन लेयर बनी ही नहीं सकती। समझ गए, चीजें क्लियर है बेटा। दूसरा बेटा, प्लांट हार्मोन का नाम सुना है, ऑक्सिन। उसमें एक आता था इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ठीक है ना। एपिकल डोमिनेंस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट की ग्रोथ को, लंबाई को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बेटा उसको सिक्रीट करता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, नाम सुना है ना, पॉलन ग्रेन चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होंगे। अब वो चिपचिपे क्यों होते, ताकि इंसेक्ट आए, जैसे बैठे तो पॉलन ग्रेन इस पे चिपक जाए और यहां से उड़ के ये किसी और के पास पहुंच जाए। समझ रहे हो आप, कि ये किसी और के पास पहुंच जाए। चीजें क्लियर है। तो बेटा वो चिपचिपे वाली केमिकल का क्या नाम होता है, पॉलन किट। पॉलन किट क्या होता है बेटा, ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा, ये स्टिकी सब्सटेंस है, ध्यान रखना। और ये स्टिकी सब्सटेंस जो होता है पॉलन ग्रेन का है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलन किट।
चीजें क्लियर है बेटा? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात किसी को? ठीक है बच्चे, सही है ना? इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सेल्फ कंपैटिबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो पॉलन ग्रेन किसी फीमेल के ऊपर गिरेंगे, स्टिग्मा पर गिरेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो ये मेरी ही जाति का है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है आम पर संतरे का पॉलन ग्रेन आ जाए। तो ये मेरी जाति का है या नहीं है, कोई तो चेक करता होगा ना। वो जो चेक करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन का सिक्रीशन कौन करता है बेटा? यही आपका टेपटम। समझ मारी बात नहीं आ रही है? और बेटा एक नाम शायद आपको याद आ रहा हो, और वो नाम है बेटा कैलेज एंजाइम का। अभी इसके बारे में पता लग जाएगा आपको। कैलेज एंजाइम जो है बेटा, इसका भी सिक्रीशन करवाने का काम इसी का ही ऊपर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात मैंने बताई है आपको, बहुत। टेपटम नहीं हुआ तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर नहीं बनेगी, पॉलन ग्रेन चिपचिपे नहीं होंगे, हाइट बढ़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, और वो पौधा ये नहीं पहचान पाएगा कि ये मेरी जाति का है या नहीं है। समझ में? बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताइए बेटा, कह रहा हूं बार बार, एक सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, एक सिंगल पॉइंट। ठीक है बच्चे, कहानी समझ में आई? तो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में कोई कंफ्यूजन वाली बात, मैंने आपको बताया ये 3 सपोर्ट करने का काम करेंगे, और ये बेटा न्यूट्रिशन, और वो 6 काम जो मैंने अभी आपको बताया। सही है ना? तो ये टेपटम का काम ये होता है। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चे किसी को? बहुत ही बढ़िया। चलिए बेटा अब बात करते हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं बेटा, टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है बेटा मेरे बच्चे टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन किससे बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा पॉलन की मदर सेल से, जो कि आपका स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ये पॉलन की मदर सेल से बनेगा। पॉलन की मदर सेल किस तरीके से पॉलन ग्रेन को बनाएगी, अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, पहले समझते हैं थोड़ा सा क्या है बेटा। हमारा टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया बेटा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। बच्चे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पॉलन ग्रेन किससे बनेगा? पॉलन ग्रेन बनेगा अपनी मदर सेल से। मदर सेल इज डिप्लॉयड। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है हैप्लॉयड। पॉलन ग्रेन तो हैप्लॉयड होता है ना, मेरी बात समझ में है ना? तो पॉलन ग्रेन को डिवाइड करना, पॉलन मदर सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, और ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा अपने क्रोमोसोम नंबर हाफ करने। क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। यार बहुत बढ़िया, क्या होती है? मियोसिस। तो इसने क्या करा बेटा? मियोसिस किया पहली बार, तो ये 1 से 2 सेल बन गई। फिर मियोसिस किया बेटा दूसरी बार, तो ये क्या हो गया आपका? ये 2 से 4 सेल बन गई। ये 4 सेल बन गई। मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम नंबर कैसे हो गए बेटा? हाफ। 2 सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? डायड। 4 सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? टेट्राड। तो 4 सेल के ग्रुप को टेट्राड कहते हैं। टेट्राड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसलिए जरा टेट्राड के बारे में कहानी समझ लो। टेट्राड 5 प्रकार के आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुनोगे। 5 प्रकार के, ये देख लो ना टेट्राड आपके बढ़ा रहा है इसमें, ये देख रहा है आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड। सही है ना? माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या कहता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर क्लस्टर ऑफ क्या हो गया? अरे मेरे लाल कहाँ हो? लाल कलर, लाल का लाल कलर नहीं आया। चलो, ये जो अरेंजमेंट ऑफ 4 सेल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहीं पे कोई नाम लिखा है? नहीं, कहीं कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ टेट्राड लिखा हुआ है। बेटा आप ध्यान से समझ लो, टेट्राहेड्रल टेट्राड, ज्यादातर जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर टेट्राहेड्रल आपके जो है वो टेट्राड पाए जाते हैं। अब टेट्राहेड्रल का मतलब ग्रुप तो 4 का ही होगा। सामने से देखेंगे तो हमें ये इस तरीके से 3 सेल नजर आएंगी, और एक पीछे होगी, तो पीछे वाली सेल बड़ी होगी। ये है तो 4 सेल के ग्रुप में 3 एक जैसी और एक सेल पीछे साइड में बड़ी सी हो, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? टेट्राहेड्रल।
दूसरा होता है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल ज्यादातर पौधे जो होते हैं बेटा उसके अंदर आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है, ज्यादातर के अंदर। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? मोनो जितने भी डाइकॉट है उसके अंदर टेट्राहेड्रल, जितने भी मोनोकॉट प्लांट है उसके अंदर आइसोबाइलेटरल। सबको समझ में आ रही है बात? किसी भी तरह की कोई समस्या वाली बात तो नहीं ना? अब आती है हमारी डेकुसेट। डेकुसेट कैसा होता है बेटा? डेकुसेट ऐसा होता है, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही नीचे और एक सेल पीछे। समझ गए? ये हो गया डेकुसेट। टी शेप कैसी होती है बेटा? टी शेप होती है ऐसी, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, एक ये रही और एक ये रही, इस तरह चारों सेल ऐसे दिख रही हैं। और लीनियर कैसी होती है बेटा? लीनियर होती है ऐसी। ज्यादातर फीमेल्स जो होती हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, ओहो यार ये ना होनी चाहिए, ओ बच गया, थैंक गॉड। मेरे से यार ये डिलीट बहुत हो जाता है। तो खैर क्या हुआ मेरे बच्चे? वो ये हुआ कि ज्यादातर जो फीमेल्स होती है ना बच्चे, उस ज्यादातर फीमेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो लीनियर बनता है। क्यों बनता है वो हम बात करेंगे। अभी मैंने यहां आपको बताया हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल के बारे में। ये ज्यादातर बेटा मेल्स के अंदर ये खेल होता है, ज्यादातर और भी होता है, पर क्योंकि अभी हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म के डाइकॉट मोनोकॉट के रिगार्डिंग ये बात है। तो बेटा ये टेट्राड बनेगा आपका, और ज्यादातर जो टेट्राड अभी देखते हैं हम वो हमारा जो है वो आपका ये आइसोबाइलेटरल टेट्राड। कहानी समझ में आई ना बेटा? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा आइसोबाइलेटरल टेट्राड हो गया। अब देखो ये 4 सेल है मेरे बच्चे, ये जो 4 सेल है अगर हम देखें तो ये 4 सेल यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर ही चिपके होंगे। कोई ना कोई तो चिपचिपा केमिकल होगा बेटा यहाँ पर। वो जो केमिकल इसको चिपका के रखा हुआ है वो क्या होते हैं बेटा? वो होता है आपका कैलोज। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? ध्यान से देखो बेटा, एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। समझ में आई बात नहीं आई? क्या लाइन बोली? क्लियर हो गई बात? लाइन उसने ये बोलने की कोशिश करी है कि ये जो चिपके हुए होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन में बन जाते हैं, और ये कई सारे हजारों की संख्या में बनते हैं। ये बात क्या दी? बस यहां कर दी उसने, बात खत्म। पर ये क्लियर कट आंसर नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें कई बातें अभी छुपी हुई हैं। चलो छुपी हुई बात है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या छिपी हुई है? देखो कि ये जो कैलोज होता है ना, कैलेज एंजाइम, याद आ रहा है? टेपटम से निकल रहा था, कैलेज एंजाइम टेपटम से निकल रहा था, ठीक है ना? तो अब ये क्या होता है बेटा? ये होगा डिहाइड्रेट। अब जब ये डिहाइड्रेट होगा तो बेटा ये क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे। ये जो माइक्रो स्पोर हैं, ये जो 4 का ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा बेटा? सेपरेट। और ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। जब ये अलग हो जाएंगे तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो एक के साथ हो रहा है वही सभी के साथ हो रहा है। अब क्या होगा बेटा? अब होगा इसके अंदर माइटोसिस। अब देखो ये बुक में इतना कुछ लिखा ही नहीं हुआ, सही ना? तो ये माइटोसिस, अब माइटोसिस होगी तो बेटा क्या होगा? ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट को ये याद आता है, एक पार्ट को ये याद आता है कि यार मुझे तो बड़ा होना है। बड़ा इन द सेंस कि मुझे अपने अंदर न्यूट्रिशन को स्टोर करना है, क्योंकि मैं बनूंगा पॉलन ग्रेन। फूल से निकलने के बाद 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, कब मैं 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद फीमेल के पास पहुंचूं, तो मुझे तब तक तो जिंदा रहना पड़ेगा ना, उसके लिए मेरे पास न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो उसे ये बात याद आती है, तो वो क्या करता है? अपने अंदर बेटा वैक्यूल्स बनाना स्टार्ट करता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर द ब्लैंक स्पेसेस, वैक्यूल्स आर द ब्लैंक स्पेसेस। कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? नीचे वाला पार्ट आपका यही रहा। अब ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बेटा? ऊपर वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन को स्टोर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए इस पार्ट को क्या कहने लग जाते हैं बेटा? वेजिटेटिव पार्ट। इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? वेजिटेटिव पार्ट। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? वो रिप्रोडक्शन से संबंधित हो जाता है, इसलिए जो जनरेशन से संबंधित हो जाए उसको बोलते हैं बेटा जनरेटिव पार्ट। सही है ना? और आपका इस तरीके से वही स्पोरोपॉलिनिन याद आ रही है ना, वो बेटा केमिकल आते हैं, इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से आपका पॉलन ग्रेन बन जाता है। क्या कंक्लूजन निकल के आया? कि एक पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन बन जाते हैं।
कितने पॉलन ग्रेन बन जाते हैं बेटा? 4। समझ में आ गई? तो इस तरीके से 4 पॉलन ग्रेन बनके तैयार हो जाते हैं। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? सही है ना? किस तरीके से पॉलन ग्रेन होते हैं, सबको समझ में आ गई बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहे हैं आपके, आपको पता होना चाहिए। पॉलन ग्रेन बन रहे हैं आपके यहाँ पर, और ये पॉलन ग्रेन सब अलग 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 होते हैं। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? चीजें क्लियर है बेटा? चलिए अब बात करते हैं। देखो पॉलन ग्रेन जब बनता है तो पॉलन ग्रेन होता है बिल्कुल अलग अलग। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलन ग्रेन जब आपके इस एंथर के अंदर बनेगा, सही है ना, यहां माइक्रोस्पोरिंग जब इसके अंदर बनेगा तो ये बेटा अलग अलग होते हैं। नॉर्मली ये अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऑर्किड की, मिल्कवीड की बात कर रहा हूं। ये जो प्लांट है बेटा इनमें क्या होते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये आपस में ऐसे चिपके हुए रहते हैं, और जब चिपके हुए रहते हैं तो इनके ऊपर ये चिपके हुए ऊपर एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग का नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है पॉलिनिया। नाम याद आ रहा है बेटा? कवरिंग के अंदर इनक्लोज रहेंगे और चिपके हुए पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो एक पॉलिनिया है, ये दूसरी पॉलिनिया है, तीसरी पॉलिनिया है, चौथी पॉलिनिया है। अब ये जो पॉलिनिया अगर हम इसके बारे में बात करें तो बेटा क्या होगा? इसके अंदर चिपके हुए पॉलन ग्रेन है। ये जो बेटा क्लस्टर सा बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां बीच में इनको आपस में चिपकाने के लिए कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है यहां पर। ये इसको बेटा ऐसे चिपका के रखा हुआ है। ये जो इसको ऐसे चिपका के रखा हुआ है बेटा, ये जो चिपका के रखा हुआ है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कॉर्पस्कुलम। यानी कि ये 2 वर्ड क्लियर हो गए बेटा? अब ये आपस में चिपके रहेंगे और ये इस तरीके से बेटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होता है बेटा? कॉर्डिकल। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट पूरा डायग्राम देखो तो ये अलग होता है, थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है। वो वर्ड, वो स्टेटमेंट बुक्स की क्या कहने की कोशिश करती है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक रफ डायग्राम से एक आइडिया देता हूं मैं आपको। ये ऐसा है, सही है ना? ठीक, ये एंथर नहीं है, ये सिर्फ पॉलन ग्रेन है जो इस तरीके से क्लस्टर से बनाए हुए हैं, ठीक है ना? और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ट्रांसलेटर। तो सबको समझ में आ गया बेटा? तो पॉलिनिया क्या हो गया बेटा? ये आपकी कवरिंग हो गई जिसमें आपके पॉलन ग्रेन आपके फ्यूज यानी चिपके हुए रहते हैं, ठीक है ना? जो पॉलिनिया को आपस में ज्वाइन करे उसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। उसमें जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डिकल। और सबको मिला दें, सबको मतलब पॉलिनिया, कॉर्पस्कुलम, कॉर्डिकल, सबको अगर हम आपस में मिला दें तो ये जो बन के तैयार होता है इसको हम क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसलेटर। पूरे स्ट्रक्चर को। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट बात पहले बोल दिया, हर एक पहलू समझाऊंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, सही है। आगे बात करते हैं अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैंने अभी अभी आपको बताया क्या कि हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। बाहर की लेयर आपकी एक्साइन होती है, अंदर वाली इंटाइन होती है। अंदर वाली इंटाइन होती है, 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और एक जनरेटिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ये वाली लाइन। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed into 2-celled stage. समझ में आई बात? और आपके 3-celled stage जो होती है उस वो आपके 40% रह जाता है। अब मेरी बात आपको अगर ज्यादा समझ नहीं आई है तो बेटा समझो, हम क्या करने वाले हैं? हम स्टडी कर रहे हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होता है बेटा? पैलिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? पैलिनोलॉजी। हमें इसमें क्या पता होना चाहिए बेटा? अभी तक के हिसाब से हमें यह पता होना चाहिए कि बेटा इसकी एक बाहर की लेयर होती है,
जो कि कैसी होती है, जो कि आपकी डिसकंटिन्यूड होती है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ये जो लेयर होती है इसका नाम क्या होता है बेटा, एक्साइन। अंदर वाले का क्या नाम होता है बेटा, इंटाइन। एक्साइन किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन, याद आ रही है, किससे निकलती है, टेपटम के यूबीज ग्रेन्यूल से। इंटाइन किससे बनी होती है बेटा, सेलुलोज एंड पैक्टिन। फ्लेक्सिबल लेयर होती है, सॉफ्ट होती है, और यही आगे चल के पॉलन ट्यूब बनाएगी बेटा। आगे चल के यही से ही ऐसे निकलेगी और ऐसे करके पॉलन ट्यूब बनाएगी। एक्साइन लेयर हार्ड लेयर होती है, ये खराब नहीं होती है। आपकी एनसीईआरटी कहती है अभी तक एक भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो इसको खराब कर सकता हो, तो ये बहुत ही हार्ड होती है, इसलिए फॉसिल्स की स्टडी के लिए इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाता है पॉलन ग्रेन वहाँ पर है या नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन की एक्साइन लेयर की वजह से वो खराब नहीं होते हैं। ये जो बीच का गैप होता है, इस गैप का क्या नाम होता है बेटा, इस गैप का नाम होता है जर्म पोर, और इस जर्म से ही पॉलन ट्यूब बनेगी। नीचे बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऊपर वाला पार्ट वेजिटेटिव जिसके अंदर वैक्यूल होता है, खाने को स्टोर करता है, एक न्यूक्लियस होता है। नीचे जनरेटिव, एक न्यूक्लियस होता है। 60% के अंदर टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज का मतलब समझ में आ गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। बाकी जो 40% है वो है बेटा थ्री सेल्ड स्टेज, आपकी एनसीईआरटी कहती है, जिसका मतलब ये है कि एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा और दो पाए जाएंगे बेटा जनरेटिव न्यूक्लियस। तो एक वेजिटेटिव और दो जनरेटिव न्यूक्लियस। चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा। तो ये आपका ये पॉलन ग्रेन्स, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात हो तो मुझे बताओ। क्लियर है बच्चे, सही है ना। तो ये आपका ये पैलिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ठीक है बेटा। आगे अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो यहां तक कहानी आपको समझ में आई। मैंने आपको बताया क्या बेटा, एक्साइन के बारे में बताया बेटा। एक्साइन लेयर होती है, ये रेजिस्टेंट होती है, मैंने अभी भी बताया। कोई एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है सो फार, समझ रहे हो, जो आपके एक्साइन लेयर को खराब कर सके। बीच के गैप का नाम बेटा जर्म पोर, यहाँ पे गैप है तो स्पोरोपोलिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब्सेंट होती है। अंदर वाली लेयर का नाम क्या होता है बेटा, इंटाइन, जो किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से। दो पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव पार्ट। वेजिटेटिव बड़ा पार्ट होता है, समझ में आई बात नहीं आई। छोटा पार्ट जो होता है वो होता है बेटा जनरेटिव पार्ट। छोटा पार्ट मैंने अभी भी डायग्राम में बताया आपका जनरेटिव पार्ट होता है आपका, समझ में आई बात नहीं आई। और 60% जो होता है बेटा वो उसके अंदर दो सेल स्टेज और 40% के अंदर तीन सेल स्टेज। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा। आप ध्यान रखें, डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि ये पूरा वेजिटेटिव पार्ट, ऐसे समझो, समझाने के लिए बताऊं। पूरे के अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी के अंदर नीचे एक छोटा सा पार्ट ये तैर रहा होता है, इसको बोलेंगे जनरेटिव पार्ट। तो बड़े से पार्ट में छोटा सा पार्ट तैर रहा है आपका, तो ये आपका जनरेटिव पार्ट, सही है ना। तो वो लाइन क्या कहती है, देखो, जनरेटिव पार्ट जो था वो फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर है ना। तो ये समझाने के लिए, बड़ा पार्ट हो गया, उसके पानी के अंदर छोटा सा पार्ट नीचे तैर रहा है जिसका काम रिप्रोडक्शन करने का है, तो वो हो गया जनरेटिव पार्ट। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं हम बेटा कि एक मुझे वर्ड बताना है बेटा, वो वर्ड है बेटा कॉलपोल, है ना। मतलब कॉलपोल कहीं पर भी आ जाए तो वो जर्मपोर से रिलेटेड होता है। जर्मपोर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का वो एरिया जहां पर एक्साइन लेयर नहीं होती है। तो मैं अगर समझाऊं तो बेटा खेल क्या है आपका, कि इसके अंदर अगर मैं समझूं, मैंने वर्ड बोल दिया मोनोकॉलपोल, तो मोनोकॉलपोल का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसके अंदर सिर्फ एक जर्मपोर हो, एक जर्मपोर, समझ रहे हो ना, एक जर्मपोर, ऐसे एक जर्मपोर है तो एक पॉलन ट्यूब बनेगी इस तरीके से यहां से, ठीक है ना। दूसरी जो बात आती है बेटा वो क्या आती है आपके बाइकोलपोल। अच्छा, कॉलपोल भी वर्ड बोलते हैं या कॉलपेट भी वर्ड बोलते हैं, तो ऐसे पता लग जाएगा जिसमें दो जर्मपोर हो। अब दो जर्मपोर हैं तो दो पॉलन ट्यूब बनेगी, एक यहां से बनेगी एक यहां से बनेगी। ऐसे ट्राई, ऐसे टेट्रा, ऐसे अलग अलग ये जर्मपोर के हिसाब से ये कॉलपोल वर्ड यूज किया जाता है।
बेटा वर्ड आता है हमारा पॉलन एलर्जी, एक वर्ड आता है बेटा पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या होती है बेटा? ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अगेंस्ट पॉलन ग्रेन। तो ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आपने फूल को सूंघा, जैसे ही सूंघा तो छींके 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 आती हैं, कुछ फूल से नहीं आती हैं। तो ये जो छींक आ रही है फूल को सूंघने के बाद, वो इसलिए क्योंकि पॉलन ग्रेन आपकी नाक में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से फिर दिक्कत हो रही है। तो ये आपकी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहलाती है। सबको समझ में आ रही बात? ठीक है। सबसे ज्यादा किससे प्रॉब्लम है बेटा? एनसीईआरटी में लिखा है पार्थेनियम। बेटा ध्यान रखना, पूरा नाम ये मैंने लिखा है ना हेट्रोफोरस। बेटा पेपर में एक बार लिखा हुआ था पी हेट्रोफोरस, हमें पता ही नहीं पी का मतलब क्या। बेटा पार्थेनियम कई प्रकार के होते हैं, गूगल पे सर्च करोगे बहुत प्रकार के मिलेंगे। कौन सा पार्थेनियम? कौन सा पार्थेनियम? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। समझ में आई बात? तो ये जो हिस्टेरोफोरस पार्थेनियम है बेटा, इसका पूरा नाम होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये क्या करता है बेटा? ये पॉलन ग्रेन करता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? पॉलन एलर्जी करता है। और ये क्या करता है? ये कैरेट ग्रास, गाजर घास। क्या हुआ? इंडिया में गेहूं को लाया गया, जब वो इंपोर्ट किया गया उसके साथ ये भी आ गया, ये आ गया, तो जहां ये पड़े वहीं पे उग गए। उगने से भाई इनके पौधे बन गए, पौधे बन के इन्होंने अपना पॉलन ग्रेन बनाने शुरू कर दिए। ये पॉलन ग्रेन अगर नाक के अंदर घुस जाए बेटा, बहुत ज़्यादा छींके करते हैं, बहुत ही भयंकर छींके। और ये बात बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इसलिए कॉमन वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एनसीईआरटी कहती है यूबिक्यूटस, मोस्टली कॉमन इंग्लिश वर्ड है बेटा। तो जो आपका बहुत कॉमनली हम चीज देखने को मिलती है हमें कि जो पॉलन एलर्जी क्रिएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वो यूबिक्यूटस वर्ड कहलाता है। कहानी समझ में आई? बेटा मैकेनिज्म पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से होता है, तो समझो आप, जैसे मान लो, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं हल्का सा, ताकि थोड़ी सी चीजें समझ में आए कि यार ये मान लो ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर है, चीज समझ में आई ना, कि ये आपका ये फूल है। इस फूल ने इस तरीके से बेटा क्या किया, ये जो फूल था, तो पॉलन ग्रेन बेटा अंदर आए, ये पॉलन ग्रेन आपके अंदर आने शुरू हुए। अब जब पॉलन ग्रेन अंदर आएंगे तो बेटा अब होगा क्या कि जब ये पॉलन ग्रेन अंदर को आएंगे तो उससे होगा ये कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है बेटा? मास्ट सेल, मस्त सेल नहीं कह रहे बेटा, मास्ट सेल। बहुत जल्दी वो ये एनालाइज कर लेते हैं कि बेटा कोई ना कोई दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम आ गई है। तो वो क्या करते हैं, ये मास्ट सेल जो होते हैं बेटा, एक वर्ड सुना होगा आपने डब्ल्यूबीसी के, इओसिनोफिल। ये क्या करते हैं? साथ में मिलके IgE, डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है इओसिनोफिल। IgE का मतलब क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबिन E, साथ में बेटा हिस्टामाइन नाम केमिकल निकालते हैं, साथ में बेटा सेरोटोनिन निकालते हैं। और ये केमिकल मिलकर क्या करते हैं बेटा? ये केमिकल मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से छींके करवाते हैं। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर की जो आपकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, इसको बेटा पता लग जाता है कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है, इसको पता लग जाता है कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। तो ये तुरंत सेल एक्टिवेट करती हैं, इओसिनोफिल को एक्टिवेट हो जाती है बेटा, वो ये केमिकल से निकलते हैं। और ये केमिकल आपकी छींक कैसे होते हैं? ऐसे करके डायफ्राम से लेना देना होता है कि डायफ्राम को ये बेटा सीधा करते हैं। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, जिससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हवा वो अंदर भरती है आपकी, और फिर एकदम बाहर निकलती है। छींक कैसे निकालते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, यानी हवा और भरी और भरी और भरी और फोर्सफुली सारी बाहर निकाल दी। ये जो आपका होता है इसको हम स्नीजिंग कहते हैं, और इससे पॉलन ग्रेन बाहर निकले जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉलन एलर्जी कौन कराता है बेटा? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, नाम है कैरेट ग्रास। कौन सा केमिकल रिलीज होता है? हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। एंटीबॉडी कौन सी रिलीज होती है? IgE। कौन निकाल रहा है? इओसिनोफिल, मास्ट सेल्स। कहां से मैसेज मिल रहा है? आपके रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के थ्रू, फिर ब्रेन से एक्टिवेट होकर वो काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा।
फिर आते हैं पॉलन प्रोडक्ट्स। बेटा प्रोडक्ट्स में हम बात करें कि पॉलन ग्रेन की चीजें कहाँ कहाँ हमें मिलती है, किस फॉर्म में, तो बेटा ये सिरप की फॉर्म में मिलती है, ये टैबलेट की फॉर्म में मिलती है, ये कैप्सूल की फॉर्म में मिलती है। और ये बेटा क्या करते थे, ये बेटा स्टेमिना इंक्रीज कर देते थे, स्टेमिना इंक्रीज। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट की, रेस के जो घोड़े होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, ये पहले इनको खिला देते थे और ये देर तक भागते रहते थे, देर तक ये लड़ रहे हैं, देर तक एथलीट लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, बॉक्सर थक ही नहीं रहा, जो दौड़ने वाला है एथलीट वो थक ही नहीं रहा। तो देखा क्या यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो डोपिंग टेस्ट नाम सुना होगा, डोपिंग टेस्ट, उसमें पता लगा यार इनके अंदर तो पॉलन ग्रेन के कैप्सूल खाते हैं ये। तो उस पॉलन ग्रेन के कैप्सूल से हुआ क्या कि उससे स्टेमिना इंक्रीज होता था और इससे फिर ये परफॉर्मेंस अपनी नेचुरल नहीं दे पाते, इसलिए फिर इस चीज़ को बैन कर दिया गया। तो क्या पॉलन ग्रेन हमको खाना चाहिए उसका कैप्सूल? यस। जो वीक होते हैं, जिनको इम्यूनिटी वीक हो रही है, इम्यूनिटी ना क्या कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, जल्दी वीकनेस आ रही है, कमज़ोर पड़ रहे हैं, ताकत नहीं है, वो खाएं। हाँ, जो मैच लड़ने जा रहे हैं उनका खाना देखो गलत है, ये समझ में आई बात। तो ये आपका ये पॉलन एलर्जी के बारे में, पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए बेटा। लास्ट वन जो हमारा है बेटा वो है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी बेटा, पॉलन ग्रेन हमारा निकला, पॉलन ग्रेन हमारा निकला किससे, हमारे इस एंथर से, निकल के कहाँ पहुंचा, निकल के पहुंचा फीमेल के पार्ट। फीमेल तक पहुंचने के बाद क्यों पहुंचा, ताकि वो फीमेल के ओव्यूल के साथ मिल जाए और क्या है बेटा, बच्चा बना जाए। तो क्या वो बच्चा कभी भी बना सकता है? कभी भी नहीं, उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा ना, उतने टाइम के अंदर होगा तो बच्चा बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं बेटा, वायबिलिटी पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, वायबिलिटी पीरियड। तो यही कहता है पॉलन ग्रेन जो है उसको स्टिग्मा पर आना पड़ता है ताकि उसकी वायबिलिटी लूज ना हो जाए उससे पहले ही, समझ में आई बात, ताकि वो क्या कर पाए बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो क्या सबकी वायबिलिटी पीरियड, सबका ये ड्यूरेशन सबका सेम होता है? नहीं, नहीं बेटा नहीं, ध्यान रखें। सीरियल जितने होते हैं, गेहूं है, चावल है, इनका कितना होता है, 30 मिनट। बाकी बेटा कईयों का क्या होता है, इसके बेटा अलावा कुछ हफ्तों से लेके कुछ मंथ तक भी ये रहता है। तो कुछ हफ्ते से लेके कुछ मंथ ये इसका वायबिलिटी पीरियड बेटा रहता है। सबको कहानी समझ में आई? किसी भी तरीके की कोई समस्या वाली बात बेटा किसी को? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा। अच्छा, अब अगर हम ऐसे मान लें कि यार एक पॉलन ग्रेन है जो अमेरिका में है और मैं ये चाहता हूं वो इंडिया के ओव्यूल के साथ फ्यूज करे, बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, दोनों बेस्ट मिलकर बेस्ट टेस्ट बन जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? अगर मैं पॉलन ग्रेन वहां से लेके आऊंगा तो यार वो तो ये तो गेहूं का है, 30 मिनट जिंदा रहेगा, ऐसे समझो 30 मिनट में अमेरिका से यहाँ आना तो इम्पॉसिबल है। तो अब क्या हम उस पॉलन ग्रेन को बचा सकते हैं? क्या हम उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं? क्या 30 मिनट से ज़्यादा भी हम उसको रख सकते हैं? यस बेटा, वी हैव अ टर्म कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है -196 डिग्री टेम्परेचर पर इसको रखना, जो किसका होता है बेटा? लिक्विड नाइट्रोजन को। तो हम वहां पे जाके इसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? कहीं पर भी नहीं बेटा, जगह होती है, पैसा स्टोर करते हैं पैसे वाले बैंक में, तो पॉलन ग्रेन स्टोर करेंगे पॉलन ग्रेन के बैंक में। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पॉलन ग्रेन को रखते हैं हम, स्टोर करते हैं, जब तक इसको रखे रहेंगे तब तक वो उसके अंदर डॉर्मेंट कंडीशन रहेगा, निकलते फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और हम उसको फिर क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं कि इसको इससे फ्यूज करवा दो, उसको इससे फ्यूज करवा दो। तो बेटा पैलिनोलॉजी में एक लास्ट टॉपिक, पैलिनोलॉजी हम जो चल रहे हैं बेटा, हमारा पैलिनोलॉजी, पता है ना बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है जो, उस टॉपिक का नाम क्या हो गया बेटा? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी का बिल्कुल जो लास्ट टॉपिक बेटा, जिसमें हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे थे, बच्चे आपको ध्यान रखना है, ये जो पॉलन ग्रेन है इसके लेयर्स को लेके आप कंफ्यूज ना हो, लेयर्स को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको रफली अभी अभी एक बात बताई कि हमारे पास 2 लेयर है, एक लेयर है एक्साइन और एक लेयर क्या है बेटा? हमारी इंटाइन। तो एक लेयर एक्साइन है बेटा, एक लेयर इंटाइन है, ये हमारी आउटर लेयर है और ये हमारी जो है वो बेटा हमारी कौन सी है बेटा? ये इनर लेयर है।
बस थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम समर्थ बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिंगल पैसा नहीं लिया जाएगा और 100% कंटेंट विद अ गुड डिलीवरी टेक्निक आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको बेटा ध्यान रखना है, मैंने आपको क्या बताया, लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। हमने क्या बोला, हमारे पास दो लेयर है, एक हो गई लेयर बेटा एक्साइन और एक जो लेयर है वो हो गई हमारी इंटाइन। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आता है आपका, तो आप ध्यान दें, इसी ही टॉपिक पर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, क्या है बेटा वो, कि एक्साइन और इंटाइन दो लेयर तो है, लेकिन हम एक्साइन लेयर को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। एक को बोलेंगे एक्ट एक्साइन और एक को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंड एक्साइन। तो एक्साइन लेयर को हमने फिर से सरफेस किया, बाहर वाली लेयर के भी दो सरफेस, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, और उसमें भी जो बाहर वाली है बेटा उसको फिर से हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका फुट, दूसरा आपका बैक्यूलेट और तीसरा आपका टैक्टम। समझ में आई बात? तो बेटा ये आपको ध्यान रखना, टेपटम जो होती है वो आपके माइक्रोस्पोरियम की इनर मोस्ट लेयर है और टैक्टम जो है वो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है। बात समझ में? इसके हिसाब से ये करें। अगर हम देखने की कोशिश करें तो बेटा देखो क्या है, सबसे बाहर कौन सी लेयर हो गई बेटा, सबसे बाहर लेयर हो गई आपकी टैक्टम। समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, समझे। टेक्टम के बाद कौन सी लेयर आ गई आपके, टेक्टम के बाद जो लेयर आ गई वो हो गई आपकी बैक्यूलेट। इस लेयर का नाम क्या हो गया बेटा, बैक्यूलेट। बैक्यूलेट के अंदर कौन सी लेयर आ गई आपकी, उसके अंदर लेयर आ गई आपकी बेटा फुट। उसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट है आपकी, उसके अंदर लेयर है बेटा एंड एक्साइन। याद रखने के तरीके के हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान रखें ताकि आपको याद रहे कौन कौन सी किस किस की लेयर का पार्ट है। और सबसे अंदर कौन सी प्रेजेंट हो गई बेटा, ये आपकी इंटाइन। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो बाहर की है ये एक्साइन का पार्ट है। समझ में आई बात? और इस एक्साइन में भी ये तीन जो हैं बाहर वाली, ये एक्ट एक्साइन का पार्ट है। ठीक है ना। फिर हमारी ये अंदर वाली एंड एक्साइन का पार्ट सबसे अंदर। ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो ऐसे डायग्राम में हमें 5 वर्ड समझ में आ रहे हैं। सबसे बाहर आपका, सबसे अंदर से ये एंटाइन, फिर एंड एक्साइन, फिर आपका फुट, फिर बैक्यूलेट और सबसे बाहर टेक्टम। तो बेटा ये हमारा आज का मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने फ्लावर का समाप्त कर दिया बेटा आपका। हम समर्थ बैच के अंदर आपको समर्थ बना रहे हैं 2026 के नीट को 100% क्रैक करने के लिए 360 आउट ऑफ 360। समझ में आ रही बात? तो बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन प्रेस करें बेटा, और आप कमेंट में लिंक लिख दें ताकि पूरी वीडियो का लिंक आपको मिल जाए और आप आने वाले वीडियोस के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा, अपने क्वेरीज को क्लियर रखिएगा। तब तक के लिए बेटा सायोनारा। ठीक है।